न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और ख़ास कार्यक्रम सियासी रंग लेकर आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको यह भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी ट्वीट मामले में दर्ज हुई एफआईआर पर अपनी सफाई देते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, हम विपक्ष में हैं और जनता की आवाज उठाना हमारा काम है। सरकार को अपने काम की जवाबदारी लेना और जनता को जवाब देना चाहिए। लगातार बढ़ते बिजली के बिल, किसानों का कर्ज और तेजी से बढ़ती बेरोजगारी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं उन्होंने परफॉर्मेंस के आधार पर कर्मचारी अधिकारियों को सरकारी सेवा से 20-50 के फार्मूले के आधार पर हटाए जाने के सरकार के फैसले का स्वागत भी किया। जो जेएडी ने परफॉर्मेंस को लेकर कोई प्रोग्राम बनाया उसका स्वागत करना चाहिए, पर सरकार का परफॉर्मेंस का क्या? पूरी सरकार क्वारंटाइन हो गई, संक्रमित हो गई, क्या ये इसका फेलिवर है? इसका कोई मापदंड है सरकार के पास? कानून व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति है, गृह मंत्री के काम का आकलन है सरकार के पास? स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोविड को लेकर पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति बन गई, इसका आकलन का कोई मापदंड है सरकार के पास? सिर्फ विज्ञापन, भाषण, हेडलाइन, इस तरह की बातें। मैं मानता हूं सबसे पहले सरकार अपना खुद का परफॉर्मेंस चेक हो, ऐसा कोई मापदंड बनाए, फार्मूला बनाए तो ज्यादा बेहतर हो। में इन दिनों मुद्दों को लेकर बीजेपी की शिवराज सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोरोना काल में भी कांग्रेस रेत खनन और अवैध शराब के मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस को इस बात की चिंता नहीं है किसानों की हालत क्या है, कोरोना पर नियंत्रण कैसे होगा। गृह मंत्री ने रेत खनन के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, जो ठेकेदार हैं वो कांग्रेस के समय के ही हैं, अगर हमें प्रमाण दें तो हम कार्रवाई करेंगे। आप देखो, आज एक का बयान है कि रेत के बारे में अगर नहीं किया तो धरने पे बैठूंगा, कांग्रेस के विधायक का। एक विधायक का शराब के ऊपर बयान है, रेत पे बयान दे रहे हैं, शराब पे बयान दे रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि उनकी निगाहें कहाँ हैं, कोरोना का क्या हो रहा है, कैसे ठीक होगा। कांग्रेस पार्टी को जन जागरण अभियान चलाना चाहिए था, इस पर बात नहीं कर रहे। रेत पे, खेत पे, शराब पे बात कर रहे हैं। आज भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें प्रमाण दो, हम कार्रवाई करेंगे। वैसे ठेकेदार आप ही के समय के हैं, आप ही ने ठेके दिए थे। जब ठेका है तो अवैध का है, इसके बाद भी अगर अवैध है तो आप बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद शर्मा, एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं न्यूज़ वर्ल्ड से। अरविंद जी, जिस तरह देखा जाए पूरी दुनिया कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित है, देश भी अछूता नहीं तो मध्य प्रदेश में भी जो है कोरोना महामारी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच जिस तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होना है, वो भी 27 विधानसभा सीटों पर, और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में देखने को मिल रहा है, किस तरह देखेंगे? जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जिस तरीके से चुनावी रणनीति के तहत कार्य हो रहा है, और अवैध खनन की यदि बात करें तो अवैध खनन लगातार मध्य प्रदेश में सरकार कोई भी रही हो, वो मुद्दा उठता रहा है और हमेशा उस पर बात होती रही है। प्रशासन स्तर पर कार्रवाइयां होती हैं, मगर जब प्रशासन कार्रवाइयां जब बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल होता है, और राजनीतिक दखल से अवैध उत्खनन होता है। बिल्कुल बात सही की है हमारे गृह मंत्री, और उन्होंने जो बात की है वो बात बिल्कुल सही है कि यदि कहीं अवैध उत्खनन हो रहा है, जो कि जगह जगह पे देखा जा रहा है कि वहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है, और वहां तक हो सकता है उनके संज्ञान में बातें नहीं है,
तो विपक्ष के नाते उनको संज्ञान में लाना चाहिए और वो चीजें जब संज्ञान में आएंगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और जिस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है, सही बात है, यदि कांग्रेस की सरकार की हम बात करें तो 15 महीने सरकार थी और लगातार वो अवैध उत्खनन को रोक नहीं पाए और खनन की नीति ही बनती रह गई है। नीति बनाने के समय जितना लगा उस समय में अवैध उत्खनन का एक नेटवर्क तैयार हुआ और अवैध उत्खनन जो हो रहा है उसको सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और सरकार की जिस तरीके से कार्रवाई होती है वो हम आप देखते हैं और लगातार हमारे चैनल पे वो खबरें चलती भी हैं। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरह देखा जाए सरकार चाहे 3 बार बीजेपी की बनी हो, क्योंकि अभी 15 महीने के बहुत कम वक्त में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देखने की मिली है और इससे पहले दिग्विजय सिंह की सरकार भी 10 साल का शासन पूरा करके जो है मध्य प्रदेश में सत्ता से बेदखल होती दिखाई दी। लेकिन सरकारें आई गई और अवैध शराब के लेकर बात हो या फिर अवैध खनन को लेकर बात हो, ये मुद्दे लगातार गर्माते दिखाई देते रहे। क्या वजह मानी जाए कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं इन मुद्दों को और ज्यादा गर्माने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल, जो अवैध शब्द ही आता है वो अवैध आप समझ सकते हैं कि अवैध करने वाले कौन लोग हैं। अवैध करने वाले वही लोग हैं जो शासन प्रशासन के निकट हैं। आम आदमी का नहीं है कि वो अवैध कर ले। शराब यदि बेचना है तो कहीं ना कहीं पुलिस और यहाँ से संपर्क होता है। यदि उनको अवैध उत्खनन करना है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन का संबंध होता है। ये एक नेक्सस जो बना हुआ है, इस नेक्सस को जब नीति के माध्यम से नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक इस तरीके से अवैध उत्खनन की बातें होती रहेंगी। और यदि बात की जाए सरकारों की बात की जाए तो लगातार अवैध उत्खनन की बात होने के बाद भी सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है मतलब इसका मतलब ये है कि उत्खनन भी अधिक हो रहा है और रेवेन्यू के साथ साथ जो काला पैसा बनता है, जिस तरीके से हम यदि सैंड की बात करें या इस तरीके के जो अवैध उत्खनन पत्थर की बात करें या पीला सोना कहा जाता है या काला सोना कहा जाता है, तो ये सोने से भी कीमती होता जा रहा है क्योंकि इनकी आवश्यकता हमेशा बनी हुई है और इनका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इनमें अवैध उत्खनन जो तात्कालिक प्रोडक्शन यदि बढ़ा दिया जाए तो अवैध उत्खनन का काम कम हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं सरकार की नीति फेल होती है। अब देखना होगा, सरकारें आती है, नई नीति बनती है और नीति में इतना समय लग जाता है और वो नीति जब जमीन के धरातल पे आती है, जब जमीन पर आती है तो वो नीति उस तरीके से काम नहीं कर पाती है। तो सरकार को देखना होगा, प्रशासन को देखना होगा कि वो किस तरीके से वो जो क्षेत्र है जहाँ से अवैध हो रहा है उसको कैसे रोकते हैं। कमाल, चलिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार लगातार प्रयास रहते हैं कि अवैध का तरीके से जो भी काम हो रहे हैं, चाहे खनन को लेकर बात हो, चाहे शराब को लेकर बात हो, उसको पूरी तरीके से लगाम लगाया जाए। और आज खुद गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ये बात कहते नजर आए कि अगर विपक्ष के पास प्रमाण है तो वह हमें दें, हम जरूर कार्रवाई करेंगे। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए अरविंद जी आपका शुक्रिया। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूती देने के लिए फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा, विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का पूरा जोर बूथ मैनेजमेंट पर है। बूथ लेवल पर कांग्रेस मजबूत होगी तो संगठन मजबूत होगा और उपचुनाव में पार्टी को जीत हासिल करने में आसानी होगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर षड्यंत्र कर सत्ता हासिल करने का आरोप भी लगाया। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग क्षेत्रीय कांग्रेस मतलब मंडल, सेक्टर और बूथ की कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और उसी के तहत अभी सबसे पहले 27 जो उपचुनाव हैं उन चुनावों की तैयारी चल रही है। बूथ इज ट्रुथ, बूथ से मतदाता तक और समग्र जनचेतना वार्ड-वार अभियान के मतदाता को जागरूक करना, उसको कांग्रेस की रीति नीति बताना और आने वाले समय पे जो उपचुनाव है, जो धोखेधड़ी से सरकार बनी है भाजपा की सरकार, जो खरीद फरोख्त की सरकार बनी है और जिसने मतदाता के साथ धोखा करा है, और इस अभियान की शुरुआत पहले उन सभी विधानसभाओं में जहां उपचुनाव होना है 27 की 27 विधानसभा में होगा। ये समग्र जनचेतना वार्ड-वार अभियान है, मेरा वार्ड मेरा परिवार। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग क्षेत्रीय कांग्रेस मतलब मंडल, सेक्टर और बूथ की कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और उसी के तहत अभी सबसे पहले 27 जो उपचुनाव हैं उन चुनावों की तैयारी चल रही है। बूथ इज ट्रुथ, बूथ से मतदाता तक और समग्र जनचेतना वार्ड-वार अभियान के मतदाता को जागरूक करना, उसको कांग्रेस की रीति नीति बताना और आने वाले समय पे जो उपचुनाव है, जो धोखेधड़ी से सरकार बनी है भाजपा की सरकार, जो खरीद फरोख्त की सरकार बनी है और जिसने मतदाता के साथ धोखा करा है, और इस अभियान की शुरुआत पहले उन सभी विधानसभाओं में जहां उपचुनाव होना है 27 की 27 विधानसभा में होगा।
ये समग्र जन चेतना वार्ड वार अभियान है। मेरा वार्ड मेरा परिवार। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग क्षेत्रीय कांग्रेस मतलब मंडल, सेक्टर और बूथ की कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और उसी के तहत अभी सबसे पहले 27 जो उपचुनाव हैं उन और खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं अशरफ मंसूरी, इंदौर संवाददाता। अशरफ, मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को लेकर बात की जाए तो दोनों ही पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार एक के बाद एक कई आंदोलन चलाए जा रहे हैं, अब बूथ स्तर पर जो है मजबूती की बात कहती नजर आ रही है कांग्रेस, जिसमें एक और आंदोलन जोड़ दिया गया है, वो है मेरा वार्ड मेरा परिवार। और तो इसको लेकर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं देखने को? बिल्कुल कमर, बात की जाए अगर मध्य प्रदेश में होने वाला आगामी उपचुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कमर कस चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो लगातार नए नए अभियान के जरिए वे जनता के बीच जाने की कोशिश करी है। हाल ही में इससे पहले जो है गंगा जल का वितरण एक कार्यक्रम जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच काफी बयानबाजी भी देखने को मिली थी। अब एक नए अभियान की शुरुआत जो है कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, जिसके तहत जो है बूथ लेवल पर कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर जो है काम किया जाएगा। बूथ लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी बखूबी तरीके से जानती है कि ये उनके पास एक बड़ा चांस है, बड़ा अवसर है। अगर वे विधानसभा उपचुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन करते तो वापस या फिर मध्य प्रदेश सरकार आने की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह भी पता है कि उनके सामने बीजेपी का एक बड़ा संगठन जो कि बूथ लेवल पर काफी मजबूत माना जाता है। हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी जो है बूथ लेवल पर चुनाव लड़ती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है बूथ लेवल पर जो है काम करने किया जाएगा और बूथ लेवल पर कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर फोकस किया जाएगा। इसके तहत जो बूथ लेवल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की जाएगी। कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने के साथ ही वहां पर जो भी मतदाता है उनको जागरूक किया जाएगा। उनको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि पिछली कमलनाथ सरकार ने 1.5 साल में क्या क्या जनता के साथ विकास कार्य किए हैं। साथ ही उन्हें ये बताने की कोशिश भी की जाएगी कि किस तरह से बीजेपी जो है सत्ता में लौटी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब ये समझ में आ गया है कि उनको अगर बीजेपी से चुनाव जीतना है, बीजेपी का सामना करना है तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल को मजबूत करना होगा। इसी पर जो है कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और प्रदेश कांग्रेस की जो उपाध्यक्ष है अर्चना जायसवाल, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनको कहा है कि वो पूरा जो अपना फोकस जो है बूथ लेवल पर कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो इस पर काम करे, ताकि जो है आने वाले 27 जो उपचुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा और कांग्रेस पार्टी का पूरा बिल्कुल अशरफ। लेकिन जिस तरह देखा जाए, भले ही कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार आरोप लगाती रही है कि षड्यंत्र के तहत सत्ता हासिल की है बीजेपी ने, लेकिन अगर वाकई कांग्रेस को सत्ता वापस चाहिए तो ये चुनावी जो मुकाबला इतना आसान नहीं है, क्योंकि तकरीबन सभी सीटें जीतने पर ही कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। अन्यथा जिस तरह देखा जाए काफी टेढ़ी खीर ये चुनाव साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह कांग्रेस एक के बाद एक अशरफ कई अभियानों का सहारा लेती दिखाई दे रही है, आपने भी उसका जिक्र किया। शुद्धिकरण अभियान चलाया था, गंगा जल घर घर बांटने की बात सामने आई। उसके बाद जो है युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर जो है एक अभियान चलाने की बात कही थी और अब वार्ड स्तर पर जो है बूथ स्तर पर अभियान का सहारा लेती कांग्रेस नजर आ रही है। एक के बाद एक कई कड़ियां अभियानों की कांग्रेस में जुड़ती दिखाई दे रही है। इनका कितना असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए कमल, कांग्रेस पार्टी को बखूबी रूप से ये पता है कि उनको अगर बीजेपी का सामना करना है तो जो आने वाले 27 विधानसभा उपचुनाव है इसमें कहीं ना कहीं अधिकांश सीटें जीतना होगी, तभी वो जाकर जो है कांग्रेस पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश में काबिज हो पाएगी। इसीलिए जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है अलग अलग अभियान के जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और पूरी ही पार्टी का मुख्य फोकस जो इस वक्त 27 विधानसभा उपचुनाव पर है। इसके बाद जो है विधानसभा उपचुनाव के बाद नगर पालिक निगम के जो चुनाव है उसमें भी इसी तरह का कार्यक्रम जो है तय किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इन अभियानों के जरिए जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है और जनता को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने के कार्यकाल में क्या विकास कार्य किए और किस वजह से जो है उनकी सत्ता हाथ से गई। कहीं ना कहीं इन अभियानों के जरिए जो है जनता से जुड़ाव करना चाहती, जनता के साथ जुड़ना चाहती। अब देखने वाली बात होगी, अभियान एक के बाद एक कई चलाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जनता कितनी जुड़ती है और कांग्रेस को लेके एक बार फिर जिस तरह से अभी 15 महीने सरकार चली उससे पहले जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। अब जनता के मन में क्या, फिलहाल चुनाव जब करीब आएंगे तब देखने वाली बात होगी, जब चुनाव होंगे। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव
के चलते सियासी फिजाएं बदली बदली से नजर आने लगी हैं। ऐसे में चुनाव से पहले बघेल सरकार हर वर्ग को लुभाने की कवायद करती नजर आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गोरेला पेंड्रा मरवाही को सौगात देने पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, यह सौगात मरवाही चुनाव को ध्यान में रखते हुए दी गई है। सरकार ने विकास के लिए किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया है। इन आरोपों पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, 15 साल तक जिनकी हुकूमत थी वे अब तक मरवाही के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब मुख्यमंत्री विकास कर रहे हैं तो उन्हें बधाई देनी चाहिए। जैसा सबको मालूम है कि मरवाही का चुनाव है, सामने उपचुनाव है और इसलिए चुनाव को ध्यान में रखकर उन्होंने किया, परंतु छत्तीसगढ़ की जनता और आदिवासी समाज यह सब समझ चुका है कि ये सरकार पिछले 1.25 साल से खाली सबको भुलावे में रख रही है। 15 साल जिनकी हुकूमत थी वो मरवाही के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी कर रहे हैं तो उनको तो बधाई ही देना चाहिए ना। इसलिए मरवाही की जितनी मांग, कल आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस के दिन मरवाही की जनता ने मांग किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता के साथ सबको स्वीकार किया है। जैसा सबको मालूम है कि मरवाही का चुनाव है, सामने उपचुनाव। और खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, इस बार छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर देखा जाए तो एक अलग ही नज़ारा दोनों ही पार्टियों को लेकर देखने को मिल रहा है और इन उपचुनाव के मद्देनजर तो छत्तीसगढ़ की जो सियासी फिजाएं बदली बदली सी नजर आने लगी और इससे चुनाव से पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई सौगातों को लेकर पिटारा खोलते दिखाई दे रहे हैं, इस पर विपक्ष हमलावर भी होता दिखाई दे रहा है, क्या कहें? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मरवाही उपचुनाव नजदीक है और इस चुनाव को देखते हुए सियासी गलियारों में सरगर्मियां भी तेज हैं। आपको बता दें कि जो मरवाही है वो जोगी परिवार का मरवाही है वो जोगी परिवार का गढ़ है। काफी समय से, लंबे समय से जोगी परिवार का वर्चस्व वहां से रहा है और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर और आदिवासी दिवस के दिन ही मरवाही जिले को कई तरह की सौगातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दी गई। कई तरह की सड़कों के निर्माण को लेकर, स्कूलें बनाए जाने को लेकर कई तरह की जो सौगातें हैं उसके लिए जो है स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो इसे देखते हुए लगातार अब जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर हावी होता नजर आ रहा है और लगातार आरोपों का दौर भी जो है वो चालू है। आरोप अगर लगाने की बात कही जाए तो पूर्व मंत्री एवं विधायक रहे विधायक बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि से सौगातें आदिवासी दिवस पर दी गई है मरवाही को। इससे यह साफ जाहिर होता है कि आगामी दिन मरवाही के चुनाव नजदीक हैं। एक तरफ से देखा जाए तो जो कांग्रेस पार्टी है वो वहां की चुनाव की तैयारी कर रही है और इसी उद्देश्य से इस समय मरवाही को ये सौगातें देना देखा जाए तो चुनाव की ही तैयारी है। अगर बात की जाए तो हाल ही में कुछ दिन पहले ही मरवाही के ही 3 पार्षद जो हैं वो उन्होंने प्रवेश किया जो कि भाजपा के थे, उन्होंने प्रवेश किया है कांग्रेस में। तो देखने वाली बात ये होगी, एक तरफ से कांग्रेस के भाजपा के पार्षदों ने भी जो है वो कांग्रेस में प्रवेश किया है, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या अब भाजपा का कहीं ना कहीं, भाजपा की जो कड़ी है मरवाही को लेकर के वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। बिल्कुल, कड़ियों को लेकर बात की जाए तो एक तरफ निधि 15 साल के बीजेपी का शासन है और उस विकास कार्य को लेकर यहाँ चुनाव में बीजेपी भुनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। तो वहीं अभी 2 साल का वक्त भी नहीं हुआ कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ में आए हुए, तो वहीं भूपेश बघेल सरकार के कामों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों की जो सरकारें रहीं, उनकी जो नाकामियां रहीं, उनको भुनाने की पुरजोर तरीके से कोशिश करती नजर आ रही है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से ट्रायंगल यहाँ पर इस सीट की लड़ाई को लेकर बनता दिखाई दे रहा है, फायदा किसको मिलता है। तमाम बात के लिए शुक्रिया। मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की रिहाई की कांग्रेस पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है। रिहाई नहीं होने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है।
सेक्टर 29 स्थित नोएडा मीडिया क्लब में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को प्रेस वार्ता हुई, जिसमें कहा गया पार्टी की ओर से डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए 22 जुलाई से पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 12 अगस्त तक चलेगा। तो वहीं मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज हादसे में आरोपी डॉक्टर कफील खान को जमानत देने की मांग की है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा, हाई कोर्ट में 13 बार सुनवाई की तारीख का टलना साबित करता है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रंजिश के चलते योग्य डॉक्टर को कोरोना काल के बीच जेल में रखकर अन्याय कर रहे हैं। डॉक्टर कफील को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है क्योंकि उन्होंने गोरखपुर सरकारी अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। एक होनहार डॉक्टर कफील साहब झूठे आरोप लगा करके उस समय जब डॉक्टरों की सख्त जरूरत, हमारा देश हमारा प्रदेश कोरोना महामारी से ग्रस्त है, एक ईमानदार डॉक्टर को बेबुनियाद आरोप लगा करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन प्रदेश सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अपील की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके प्रदेश हित में कोरोना को देखते हुए भी, इंसाफ को देखते हुए भी, मानवता को देखते हुए भी डॉक्टर कफील साहब की तत्काल रिहाई होना चाहिए। खबर पर बात करेंगे, राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ संवाददाता। राजू, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील को लेकर बात की जाए तो विपक्ष जो है सरकार पर कई बार हमलावर होता दिखाई दिया है, तो कांग्रेस भी लगातार अब जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग सरकार से करती दिखाई दे रही है और जिस तरह से आरोप लगाती दिखाई दे रही है, क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से आपने कहा है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कांग्रेस हावी हो रही है योगी सरकार पे लगातार। देखिए, चाहे यहाँ मुद्दा हो अपराध का, चाहे मुद्दा हो राजनीति का, कांग्रेस हमेशा योगी सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। अगर आज की अगर बात करें, जिस तरीके से देखा जाए, डॉक्टर कफील की बात करें, मथुरा जेल में ये बंद है, और जिस तरीके से डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर कांग्रेस की बात करें, पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है, रिहाई नहीं होने पर सड़क पर कांग्रेसी अपना आंदोलन करेंगे और चेतावनी भी दी है। और ये मामला अगर बात करें नोएडा मीडिया क्लब में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को प्रेस वार्ता में हुआ, पर यहाँ अगर बात की जाए जिसमें कहा गया कि पार्टी की ओर से डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए 22 जुलाई से पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सह अभियान 12 अगस्त तक चलेगा। तो वहीं मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज हादसे में आरोपी डॉक्टर कफील को जमानत देने की मांग की है। वहीं अगर ये जमानत नहीं मिलती है तो इसको लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, जो बसपा को छोड़ के कांग्रेस उन्होंने शरण ली है, तो उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। और जहां तक देखा जाए कमर, उन्होंने कहा है कि 13 बार हाई कोर्ट में सुनवाई होने के बाद में मामले को टाल दिया गया है। और यहाँ तक टालना साबित करता है कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर कफील को जेल के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। पर यहाँ देखा जाए उनके साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, डॉक्टर कफील को फर्जी मुकदमों में फंसाया गया है, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर सरकारी अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया था। पर यहीं अगर बात करें, 2022 का चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम की वैसे भी पूरी रहती थी वोटर की, और खासकर देखा जाए यहाँ पर कफील को जिस तरीके से देखा जाए तो जो दूरी है वो बिल्कुल और ज्यादा दूरी हो जाएगी कि डॉक्टर कफील के लिए मुस्लिम समुदाय एक हो गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें और जगह के नेताओं की बात करें, क्योंकि वो डॉक्टर कफील की जिस तरीके से रिहाई चाहते हैं कमर, वो बहुत अच्छी तरीके से, अगर ये रिहाई नहीं होती है तो कांग्रेसी आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के बाद में विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी भी उनके लिए आंदोलन कर सकती है और मायावती भी आंदोलन कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरीके से वो जोरों शोरों पर है और वो अपना एक जिस तरीके से अपना रुतबा कायम रखना चाहती है। पर मुस्लिम समुदाय पहले वोट नहीं देता था, एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो जिस तरीके से उसको आगे देखने को मिल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग जो सूत्रों की माने वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए अन्याय कर रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, सबके साथ करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, सभी की बात करती है। पर यहाँ पर देखा जाए योगी सरकार किसी भी चीज पर यह साबित नहीं हो पा रही है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील को अगर जमानत मिल जाती है तो योगी सरकार की
एक नासूर बन जाएगा, जिसको देखते हुए योगी सरकार किसी भी तरीके से डॉक्टर कबील को जमानत दिलवाना नहीं चाहती है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लोग, हाई कोर्ट ने जब 13 बार मुकदमा को जिस तरीके से उनके सुनवाई को टाल दिया, तो इससे ही लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर कपिल से नाराज है, क्योंकि उन्होंने योगी की सरकार में और योगी के ही बीआरडी हॉस्पिटल में जिस तरीके से गैस सिलेंडर खत्म होने का जो मामला था वो उन्होंने उजागर किया, जिसको लेकर योगी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। अब देखना होगा कि कांग्रेस कितना उनके लिए, जिस तरीके से कांग्रेसियों की बात करें या बसपा की बात करें या सपा की बात करें, कितना आंदोलन कर पाएगी ये तो अभी नहीं कह सकते। पर 2022 का जो चुनाव आएगा कमर खान, उसमें तस्वीर साफ निकल के आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी मुस्लिम समुदाय करके दिखाएगा। क्योंकि उन्होंने देखा जाए प्रधानमंत्री का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो मुस्लिम समुदाय ने जी भर के वोट दिया, खासकर महिलाओं ने वोट दिया, पर उस वोट का कोई असर उन्होंने जिस तरीके से एक मुस्लिम डॉक्टर कफील को जिस तरीके से जेल के अंदर रखा, उसको जमानत नहीं मिलने दे रहे हैं, तो जनता जागरूक है। योगी सरकार को मुस्लिम समुदाय 2022 में इस तरीके का जवाब देगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल राजीव, देखने वाली बात होगी। हालांकि डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर प्रियंका गांधी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुकी हैं। उन्होंने इस बात को लेकर याद भी दिलाई है और कहा है कि संवेदनशीलता दिखाई योगी सरकार। लेकिन अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव आएंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी किस तरह होता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जाता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हालांकि ये विश्वास जनता के मन में कितना है देखने वाली बात होगी, या फिर इन आंदोलन के जरिए कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई देती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। ताज़ा खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ वन।